वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाते हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं मालवा पठार में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो दोस्तों वह शासक थे अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षा सूचित हानि कंपनी के कुल मूल्य का %% क्षय दर्शाता हो। किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षा सूची हानि कंपनी के कुल मूल्य का 50% क्षय दर्शाता हो। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावे डैश सदस्य होते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावे 10 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष के अलावे सदस्यों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव होता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान है शून्यकाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है। भारत में संसद के सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए। किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक होना चाहिए C14, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अलावे 2 सदस्य और होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में डेल्टा बनाती है महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है। कार्बनिक चट्टान है कोयला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है। चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरोत्तर हवाओं की एक नींदाब पेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर किस स्थान पर होगा? न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल 1 बार संशोधित किया गया है। अगला प्रश्न है असम का प्रतीक पशु क्या है? असम का प्रतीक पशु है एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को कहा जाता है राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं सबसे बड़ा नदी मुहाना है? सबसे बड़ा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान था अपोलो 11। अगला प्रश्न है किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई उसकी लंबाई की करीब करीब आधा होना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। अगला प्रश्न है धातु का टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो दोस्तों वह विधि है चालन एवं संवहन। अगला प्रश्न देखते हैं एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं पानी से भरे गिलास के नीचे रखे कागज को बिना पानी के छलके खींच लेने की क्रिया जिस कारण संभव होती है वह है? तो दोस्तों वह है जरत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगें या किरणें उत्पन्न होती है? रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में अवरक्त तरंगें उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें प्रभावित हो जाती है? तो दोस्तों उस धनराशि को कहा जाता है हॉट मनी यानी कि उत्प्रवाहित धन। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न देखते हैं
ग्रे मैटर में होता है? ग्रे मैटर में होता है न्यूक्लिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस महासागर में केप कोमोडिन स्थित है? केप कोमोडिन स्थित है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से होकर गुजरने पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? इसमें मांसभक्षी पौधा हो जाएगा वाटरबर्ड। अगला प्रश्न है, कि संगीतवाद के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? तो दोस्तों वह संगीत वाद्य यंत्र हो जाएगा वीणा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? कीट के शरीर का उत्सर्जन है लाछा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो दोस्तों भारतीय संघ में शामिल किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक सहायक नदी है गंगा की। अगला प्रश्न है, यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है एमू। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स बीमारी में डी का तात्पर्य है डिफियंसी से। अगला प्रश्न देखते हैं, ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा राजधानी है कनाडा की। अगला प्रश्न है, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है कैरेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका दूसरा नाम सब्यसाची है? सब्यसाची दूसरा नाम है अर्जुन का। अगला प्रश्न है, गुजरात में आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में आनंद प्रसिद्ध है दुग्ध उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है? अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को कहा जाता है पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है? जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है तलछटीय चट्टान। अगला प्रश्न है, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? आनंद वन की स्थापना की गई थी बाबा आमटे के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अगला प्रश्न है, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। अगला प्रश्न है, तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? तिब्बती लोग कंचनजंगा को चोमुलंगा अथवा देवी माता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राण वायु है? तो दोस्तों इसे कहने वाले व्यक्ति थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा था, किसी राष्ट्र के लिए
राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। अगला प्रश्न है, पराई किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है केंचुआ को। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के डैश में निकेल और फेरस पाया जाता है? पृथ्वी के क्रोड में निकेल और फेरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जापान के झंडे में कौन सा चिन्ह होता है? जापान के झंडे में लाल चक्र होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन पर स्वीकृति प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा के। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो दोस्तों वह गुप्त शासक थे स्कंदगुप्त, जिसने हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है, पास्कल एक है उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है? राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है सतलज नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन डैश में प्राप्त की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई राष्ट्रीय खेल है स्पेन देश का। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि विकसित की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की उपेक्षा होती है? उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की उपेक्षा होती है। घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनी की बराबरी में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हर्बेरियम क्या है? तो दोस्तों हर्बेरियम है एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। अगला प्रश्न है, माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट बुक है। माई गर्लहुड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश राजा राम की पराजय से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है, मूलभूत यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आगे मैथ के प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। आसान सा प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था। राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, पटना का अजीमाबाद नाम दिया था। पटना का अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, वह राज्य था अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। तो दोस्तों, देश के बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था। तो दोस्तों, वह राज्य था बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तक संवर्धन का सही वर्णन है उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक संबंधित विज्ञान है निम्न तापमान का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य नाट्य नृत्य है। तो दोस्तों, विदेशिया बिहार राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सविद्यालय या सशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाठचर्या विषय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है। संज्ञान से संबंधित नहीं है चलना। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकों की यह समझ कि चाहे वे किसी अन्य लिंगधारी जैसे कपड़े बालों की स्टाइल अपना ले तो भी उनका स्वयं का लिंग नहीं बदलेगा, बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है लिंग संगतता। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल व्यवस्था का काल क्या है। उत्तर बाल व्यवस्था का काल है 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी के व्यक्ति के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास का आकलन कहलाता है सतत मूल्यांकन तथा समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉर्न बेर्नर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक की किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, यह उदाहरण है मैक्रो तंत्र का। अगला प्रश्न है, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे। NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक थे हिलगार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालकाल का अन्य नाम नहीं है।
बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है गिरोह से पहले आयु। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञानात्मक विकास के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तावित किया लेवागोस्की ने। अगला प्रश्न है थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया था वह था प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। रक्षात्मक युक्ति नहीं है वह है साचर। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है उद्यमी सामर्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। अगला प्रश्न है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना के व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है आत्मशास्त्रकरण। अगला प्रश्न है बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण नहीं है उचित घरेलू वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं बुद्धि का एक प्रकार जो साधारणतः नर्तक एथलीट सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है शरीर गतिकीय बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों यह विशेषता है संवेदिक गामक अवस्था की। अगला प्रश्न है कौन सी अभिप्रेरण का घटक नहीं है। अभिप्रेरण का घटक नहीं है रटंत स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है स्फूर्ति अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है वह है आर्मी अल्फा परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है वह है आत्म केंद्रित व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मानदंड पूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार क्या होता है। मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर प्रसार होता है 20 से 25। अगला प्रश्न है व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है। टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है अभिनव सृजनात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं लेवागोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं का मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है वह है ऑप्शन नंबर ए विकास एवं अधिगम अंश संबंधी और
अंतर्निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को कहा जाता है स्कीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो दोस्तों वह संरचना हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, समीपस्थ तथा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों का गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो दोस्तों यह रणनीति है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलर के नैतिक तर्क की अवस्थाओं को पहचानिए। वर्णन दिया गया है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ख संज्ञानात्मक अवस्था की प्रमुख कौशलों में से एक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है। जीन पियाजे एवं लेवागोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो दोस्तों वह कारक हो जाएगा मीडिया, परिवार, विद्यालय तथा आस पड़ोस। अगला प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता है दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? इसका सही विवेचन है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, विकास का सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? तो दोस्तों यह विशेषता है सृजनात्मक बच्चों की।
अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेश कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा इनमें से सभी। स्वयं से प्रश्न करना, हम उम्र साथी को समझना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना तथा लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को करना चाहिए उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। थैंक यू।